स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन जो कि नर्सिंग फाउंडेशन में से लिया गया है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको चाहे प्रैक्टिकल में और थ्योरी में सभी चीज़ में आपके काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन के नाम से ही आपको लग रहा है कि ये क्या चीज़ है। एक किसी की भी फिज़िकल का एग्जामिनेशन करना, कोई भी इंडिविजुअल के फिज़िकल का एग्जामिनेशन करना कि उसका फिजिक कैसा है, हेल्दी है और या कोई इलनेस है, कुछ भी। तो उससे हमें, जब तक हम एग्जामिन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, है ना। तो नाउ एज वी हैव डेवलप सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द पेशेंट, नाउ वी कैन स्टार्ट द फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इसको देखो, एग्जामिन करने से पहले क्या करना पड़ेगा हमको, शॉर्ट टाइम के लिए पेशेंट से अपना एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, यानी कि आईपीआर अच्छी से मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी जाके हम उसका क्या कर पाएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। उससे क्या होगा कि उसकी जो उसका जो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो अपनी प्रॉब्लम आपके संग ओपनली शेयर कर पाएगा, है ना। और उसका जो डर होता है, एक तरीके से जो फियर होगा कि अब मेरे संग क्या होगा, ये क्या होगा, तो वो सब चीज़ उससे क्या होगा, दूर हो जाएगी। डर उसको अच्छी से, फिर आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, डेटा कलेक्शन होने में आराम मिलेगा। द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन का क्या मतलब है कि इम्प्रूव विद द एक्सपीरियंस। मतलब कि ये जो प्रोसेस होता है फिजिकल एग्जामिनेशन का, कैसे इम्प्रूव होता रहता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है और टाइम पास होता रहता है। मीन एक्सपीरियंस के साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन आप अच्छी से कर पाएंगे, तो उसमें क्या होगा, फिर आपका कम टाइम लगेगा और टाइम भी कम लगेगा और बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है। और एज द प्रैक्टिस इम्प्रूव नाउ विद द परमिशन ऑफ द पेशेंट्स यू कैन टच। अब जब भी आप उसको टच करें, फील करें, या उसके साथ आप कोई भी कोई भी, जैसे उस आप सुन रहे हैं, यानी कि अस्कल्टेट कर रहे हैं उसके, आप उसकी साउंड को, चेस्ट साउंड है, बैक साउंड है, मतलब उसकी रेस्पिरेटरी साउंड है, तो या फिर उसको आप स्किन को टच कर रहे हैं, वार्म है कि कोल्ड है, या फिर आप कोई ग्लैंड के लिए टच कर रहे हैं, पैल्पेट कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ इसमें आएगा कि वो सब करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जो होता है विदाउट परमिशन आप करेंगे तो वो सही नहीं होगा। पहले आईपीआर मेंटेन करेंगे, सबसे पहले आप उसको आईपीआर मेंटेन करेंगे, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस, आपने पढ़ाई करी है और आपने किया है, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, तो आप इजीली कर पाएंगे, जल्दी से हो पाएगा। और इसको इम्प्रूव करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा, जैसे आप इम्प्रूव कैसे होगी, जब आप उसको परमिशन लेके उसको टच फील करना है, और उस ताकि आपको क्या हो पाए, इजीली गेन हो पाए जो भी डेटा है। ठीक है। वो भी आपके संग कोऑपरेट करेगा पेशेंट। और इट इज़ अ सिस्टमेटिकली असेसमेंट टू फाइंड आउट द जनरल एंड सेकेंड एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ये सॉरी, यहाँ पे ये जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सेकंड कुछ नहीं है यहाँ पर। ये मतलब है कि जो भी आप उसका सिस्टमेटिकली एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि कभी आपने एब्डोमेन में चले गए, फिर आपने बोला आई ओपन करो, ये नहीं। एक टॉप टू बॉटम आपने सिस्टमेटिकली हर सिस्टम का एग्जामिन करना है। तो उससे क्या होगा कि उसकी बॉडी के कंडीशन, मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, हर चीज़ का आपको पता चल जाता है, फाइंड आउट हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। फिजिकल असेसमेंट एग्जामिनेशन जो होता है वो, इसको मेडिकल एग्जामिनेशन और क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी कहते हैं। और ये क्या होता है, सिस्टमेटिकली अप्रोच होता है एग्जामिन करने के लिए, मतलब एक सिस्टम वाइज किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल का, और परफॉर्म ऑन द पेशेंट बाय द हेल्थ प्रैक्टिशनर। तो जो पेशेंट होता है, जो भी क्लाइंट होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, हेल्थ प्रैक्टिशनर के द्वारा। यानी कि जो भी, जैसे चाहे वो नर्सेज हों, डॉक्टर्स हों, जो भी हेल्थ प्रैक्टिशनर है उसको ये कर सकते हैं। ठीक है। कैसे, क्यों करना है, फाइंड आउट द प्रोबेबल कॉज ऑफ द पॉसिबल साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द पेशेंट करंट प्रॉब्लम। अब वो क्यों आ रहा है, कोई हेल्दी पर्सन तो जाता नहीं है, वो तो रूटीनली कराते हैं ना। नॉर्मल पर्सन तो रूटीन 1 ईयरली करा रहे हैं, लेकिन जो कराते भी हैं, कभी नहीं भी कराते कि अरे मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या करना हॉस्पिटल जाके, वहाँ जाके और 10 बीमारी लग जाती है। सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बड़े कॉन्शियस होते हैं, बोलते नहीं हमें तो, हम 1 साल में 1 बार या 1 साल में 2 बार तो कराना ही है विदाउट एनी डिजीज़ कंडीशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
कि जो हेल्थ प्रैक्टिशनर होते हैं वो इसको क्या करते हैं, कुछ जो भी पेशेंट को संग प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम की करंट प्रॉब्लम जो है, अभी जो उसको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जो भी साइन ऑफ सिम्टम होंगे वो आपको कैसे मिलेंगे, जो प्रोबेबल कॉज है, जो मेन कॉज है, वो आप उसको ढूंढ पाएंगे किसके थ्रू, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। तो वो आपको मिल जाएगा कि जो इसको प्रॉब्लम हो रही है क्यों हो रही है। फॉर एग्जांपल उसने बताया कि मुझे ये एब्डोमेन में पेन है, तो आप अपने फिजिकल एग्जामिनेशन के टेक्निक से पता कर सकते हैं वहाँ पे कोई लम्ब तो नहीं है, या यहाँ पे कोई गांठ तो नहीं बनी है, जैसे डॉक्टर्स उनकी लैंग्वेज में आप उनको बता सकते हैं। तो दिस इज़ द ऑल्सो परफॉर्म एज ए रूटीन चेकअप। मैंने बोला ना, एक रूटीन चेकअप की तरह भी इसको किया जाता है, अप टू चेकअप द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो भी ओवरऑल पर्सन की, जो इंडिविजुअल की जो कंडीशन है उसका पता लगाने के लिए भी ये किया जाता है। ठीक है, एक रूटीन की तरीके से। दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो नोन एज वेलनेस चेकअप एग्जामिन, इसको वेलनेस चेकअप एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन को जो होता है, जो हेल्थ प्रैक्टिशनर होते हैं वो भी इसको रिकमेंड करते हैं कि साल में एक बार तो कराना ही है। ठीक है, और जो ये जो होता है सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्टिव डेटा का, जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है बाय द हेल्थ प्रैक्टिशनर के द्वारा। ठीक है, इसको आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। अब हम डेफिनेशन देखेंगे कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, इज द प्रोसेस ऑफ द इवॉल्वेटिंग ऑब्जेक्टिव एनाटॉमिकल फाइंडिंग थ्रू आउट द थ्रू द यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, पल्पेशन, परकशन एंड स्कल्टेशन। यानी कि जितने भी ये जो ये 4 टेक्निक होती हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के, इसके थ्रू क्या करना है, उसके पर्सन को ऑब्जर्व करना है, और उसके द्वारा जो भी ऑब्जर्वेशन में आपको जो भी डेटा कलेक्शन मिल पा रहा है, वही फिजिकल एग्जामिनेशन है थ्रू दी ये जो भी स्टेप है इनके थ्रू। ठीक है, और सिस्टमेटिक वाइज में, और द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन मस्ट बी थॉटफुली इंटीग्रेटेड विद द पेशेंट्स हिस्ट्री एंड पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, अब इसमें आप एक तो आपने उस तरीके से लिख लिया, और दूसरा आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है डिफाइन एज द कंप्लीट असेसमेंट। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है एक कंप्लीट असेसमेंट है पेशेंट का, जो कि उसके फिजिक का और उसके मेंटल स्टेटस का क्या करता है, कंफर्मेशन करता है, पता लगाता है कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मेंटल का और फिजिकल का कंप्लीट असेसमेंट करना ही क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन है। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि फिजिकल असेसमेंट इज द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व और इलिसिटेड थ्रू एग्जामिनेशन टेक्निक। जो भी अभी 4 टेक्निक हमने देखी थी, उसकी हेल्प के थ्रू जो होता है सिस्टमेटिक जो सिस्टमेटिक जो कलेक्शन किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन का, और उसके ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन का, उसको डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, वही क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन है। तो इसके इंडिकेशन क्या है, कब कब किया जाता है, एक तो एडमिशन टाइम में किया जाता है, जब पेशेंट आता है तो उसका बीपी चेक करना, वाइटल चेक करना, रूटीन चेकअप कराना, थोड़ा ये होता है। डिस्चार्ज के समय कि जो पेशेंट अपनी प्रॉब्लम लेके आया था वो शॉर्ट आउट हुई है कि नहीं हुई है, या फिर फॉलोअप के समय जब पेशेंट आता है तो उसको चेक करना होता है दोबारा से कि अभी उसको पहले से आराम है या फिर से वो प्रॉब्लम फिर तो नहीं हो रही है, इस तरीके से। और हेल्थ कैंप्स वगैरह में किया जाता है, जैसे जब कैंप्स लगते हैं, जैसे आई कैंप हो गया, या फिर जो ये ट्यूबेक्टमी जो केसेस के जो कैंप लगते हैं, मतलब इस तरीके से ट्यूबेक्टमी, वेसेक्टमी, यानी कि फैमिली प्लानिंग कैंप लगते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप लगते हैं, बहुत सारे कैंप लगते हैं रिलेटेड टू द हेल्थ। तो उसमें भी ये सारे फिजिकल चेकअप किए जाते हैं, बिफोर एंड आफ्टर डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक प्रोसीजर। और कैसे किया जाता है, जब भी कोई थेराप्यूटिक प्रोसीजर किया जाता है तो उससे पहले और बाद में ये किया जाता है। ठीक है, पर्पस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, इसके क्या कारण है, क्यों किया जाता है, कि एक तो डिजीज़ कंडीशन को पता लगाने के लिए एक पेशेंट की, ताकि उसको क्या मिल पाए, ट्रीटमेंट मिल पाए, जो उसकी प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाए। ठीक है, और फाइंड आउट द जनरल स्टेटस ऑफ द पेशेंट हेल्थ, और पेशेंट की कंडीशन कैसी है, जनरल कंडीशन कैसी है, मीन उसका जो नॉर्मल जो कंडीशन है वो कैसी है। ठीक है, और मतलब वाइटल साइन ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। इट इज़ द बेस्ट चांस टू इंक्वायरीज अबाउट द पेशेंट्स हेल्थ, पेन सिम्टम्स रिलेटेड टू द डिजीज़। और ये एक मतलब बहुत अच्छा एक ये इसके लिए भी किया जाता है कि यहाँ पे आके बहुत अच्छी से हमको पेशेंट के क्या मिल जाते हैं, डिजीज़ कंडीशन के सिम्टम मिलेंगे, वो किस चीज़ से पेन कर रहा है, यानी कि किस चीज़ से, कौन सी ऐसी बीमारी
बीमारी है जिसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है, उसकी हेल्थ किस चीज़ से अल्टर्ड हो रही है, तो वो सारे यहाँ पे हम लोग गेन करने के लिए भी ये किया जाता है। और उसकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग कैसा है पेशेंट का, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए किया जाता है, उसको समझने के लिए। और क्या किया जाता है, जो भी डिजीज़ कंडीशन है उसकी, जो भी बीमारी है उसकी बीमारी मतलब के को फाइंड आउट करने के लिए कि उसके पीछे क्या कारण है, बीमारी के कारण क्या है, उसका पता लगाने के लिए। और टू अंडरस्टैंड एनी चेंजेस इन द कंडीशन, और ये पता लगाने के लिए कि पेशेंट की जो डिजीज़ कंडीशन है उसके द्वारा उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेज आए हैं। जैसे उसको कोई बीमारी है तो उसके बॉडी में भी कोई ना कोई चेंजेज आएंगे, तो उसको समझने के लिए। एंड टू मेक अर्ली डायग्नोसिस, और अर्ली डायग्नोस बनाने के लिए। एंड टू फाइंड आउट द वेदर द पेशेंट इंडिविजुअल इज़ मेडिकली फिट, और ये पता लगाने के लिए कि पेशेंट या जो भी पर्सन है वो मेडिकली फिट है या नहीं है। तो ये सब पर्पसेस होते हैं इसके। और इसको करने के लिए गैदर बेसलाइन डेटा अबाउट द क्लाइंट, और क्या करने के लिए, जो पेशेंट का जो डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए कि अभी उसकी हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो जब तक आप फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तो आपको जो है उसका करंट यानी कि अभी का डेटा उसको पता नहीं चल पाएगा, गैदर नहीं कर पाएंगे। और ये भी कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट की जो हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें वो कुछ सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, उसको कंफर्म करने के लिए भी ये किया जाता है। सप्लीमेंट मतलब अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कोई मेडिकेशन वगैरह ले रहे हैं क्यों या कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो उसको पता करने के लिए। कंफर्म द आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम, और जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसकी जो मेन हेल्थ प्रॉब्लम है उसको कंफर्म करने के लिए, ठीक है। और क्या करने के लिए, जो भी उसके हेल्थ स्टेटस में क्या चेंजेज आ रहे हैं तो उसका जजमेंट करने के लिए कि क्यों हो रहा है ये, और डिसाइड उसके जो और फिर जो भी आपने डेटा जो ऑब्टेन किया है, जो आपको मिला है, उसके बेसिस पे उसका इंटरवेंशन देने के लिए, यानी कि उसका ट्रीटमेंट देने के लिए, ठीक है। एंड इवालुएट द फिजियोलॉजिकल आउटकम ऑफ केयर, ठीक है। अब है प्रिपेयर। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन की। सबसे पहले तो इंडिविजुअल को प्रिपेयर करना होता है, जो पेशेंट है, जो भी इंडिविजुअल है, वो जो आया है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए या जो परेशानी में है, तो उसको पहले प्रिपेयर करना होगा मेंटली फिजिकली। तो उसमें क्या करना होगा, उसको वेटिंग रूम से एग्जामिनेशन रूम में ले जाना पड़ेगा, उसके संग आईपीआर अच्छे से मेंटेन करके। और पेशेंट को शुड बी मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर से फियर निकल जाए, ठीक है। और उसको पेशेंट को मतलब उससे फ्रेंडली बात करेंगे तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपके साथ मेंटली अपने को प्रिपेयर कर लेगा कि ये जो मेरे साथ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। टेल द पेशेंट अबाउट द बेनिफिट, और उसको पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन के बेनिफिट बताने पड़ेंगे कि अगर आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया तो आपका ये जो भी प्रॉब्लम आप जिससे आप झेल रहे हैं तो इसका कारण पता चल जाएगा और उसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा, वो जल्दी से सही हो जाएगी। और ये करने से पहले भी कुछ होता है कि पेशेंट को कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि उसको एम्प्टी ब्लैडर करने के लिए बोलेंगे, यानी कि आप जाके बाथरूम करके आइए ताकि पेशेंट यूरिन पास करके आइए, जिससे कि उसको आप इजीली क्या कर पाए, चेक कर पाए, अदरवाइज उसको प्रॉब्लम आएगी ना। तो रिस्टेन द साइट ऑफ द, अगर कोई बच्चा है, इन केस ऑफ वो चिल्ड्रन है, तो उसके जो साइट रेल्स होती हैं उसको ऊंचा कर देना ताकि, या फिर कुछ इस तरीके से कि बच्चे गिरे ना, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या करना है कि जो भी पेशेंट है उसको ड्रेप करना, यानी कि उसको कोई भी कवर करके रखना है अकॉर्डिंग टू वेदर, यानी कि ब्लैंकेट देना है या फिर उसको बेडशीट देनी है, ओपनली नहीं करना है, ठीक है, ताकि उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। और जो भी कोल्ड वेदर है या जो भी है वहाँ का एटमॉस्फेयर भी मेंटेन रहे। और क्या करना, उससे पूछते रहना है कि वो कंफर्ट है, ताकि वो इजीली उसके अच्छी से आप डेटा ऑब्टेन कर पाएँ। और उसके बाद है एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करना। तो एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो नेसेसरी आर्टिकल्स होते हैं उसको इकट्ठा करके रख लेना है पहले ही, जो भी आर्टिकल आपको यूज़ करने होंगे नेसेसरी, जिससे कि आपको बार बार पेशेंट को छोड़ के वो आर्टिकल लेने ना भागना पड़े। कहने का मतलब है पूरी तरीके से जो आर्टिकल आपके यूज़ के हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में वो आपके पास में होने चाहिए, पेशेंट के साइड में रखे हुए होने चाहिए। और प्रिपेयर पेशेंट रूम, और रूम को भी हमेशा प्रिपेयर करके रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेदर। अगर ठंड का टाइम है तो ब्लोवर वगैरह ऑन करने चाहिए, ठीक है, जिससे कि और अच्छी लाइट होनी चाहिए। यूनिट
अच्छी से प्रिपेयर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सेपरेट एग्जामिनेशन रूम होना चाहिए, ताकि आप उससे बात कर पाएँ और पेशेंट भी अपना प्राइवेसी को मेंटेन कर पाए और अपनी बातें अच्छी से आपको बता पाए प्रॉब्लम। और द रूम शुड बी फ्री फ्रॉम नॉइज़, हमेशा वहाँ पे नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेदर, और वहाँ पर एडिकेट लाइट होनी चाहिए, ठीक है। और डोर वगैरह उसमें क्लोज होने चाहिए, जो भी दरवाजे खिड़की हैं वो बंद होने चाहिए, और ताकि पेशेंट को अच्छे से आप चेक कर पाए और पेशेंट को कंफर्ट फील हो और पेशेंट की बात आप सुन पाए, तो नॉइज़ वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। और फैमिली फ्रेंड और रिलेटिव्स को जो है जब तक कि पेशेंट को ज़रूरत ना हो तो वहाँ पे नहीं अलाउ करना चाहिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। और क्या करना चाहिए कि इक्विपमेंट जो होते हैं, यानी कि जो भी टूल्स वगैरह होते हैं एग्जामिनेशन के, वो हमेशा पहले से ही एडवांस में वहाँ पे प्रिपेयर करना चाहिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन से पहले रूम में रहने चाहिए। उसके बाद गैदर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर, फिर आप क्या करेंगे, पेशेंट से जो भी करंट मेडिकेशन है, यानी कि कुछ हिस्ट्री लेंगे, तो जो भी उसकी मेडिकेशन होती हैं और जिसमें कुछ मेडिकेशन अगर वो ले रहे हैं तो उसकी इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे उसके टाइम कितना होता है, कब कब लेते हैं, कितनी डोज में लेते हैं और किस रूट से लेते हैं, ये सब पता करके आपको नोट करना पड़ेगा। और उसकी कोई काउंटर ड्रग है तो जो वो यूज़ कर रहा है, काउंटर ड्रग मीन होती है, ओवर काउंटर ड्रग मीन कुछ ऐसी जो ड्रग होती हैं जो कि विदाउट परमिशन ऑफ डॉक्टर जो है वो अपने आप ही जाके डॉक्टर वो डायरेक्टली उसको क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं विदाउट परमिशन या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल ना, तो उसी को बोलते हैं। तो वो कुछ ऐसा ले रहा तो वो भी पता करना चाहिए। और ऑल्सो नोट एनी सप्लीमेंट्स, कोई ऐसी सप्लीमेंट्स इंटेक ले रहा है जैसे वाइटामिन हो गए या कुछ और अदर सप्लीमेंट्स ले रहा है हेल्थ के, मतलब अपनी स्ट्रेंथ के लिए, वो भी उससे पता करना चाहिए और उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन उसका अच्छे से प्रॉपरली करना चाहिए। और लिस्ट ऑल साइन एंड सिम्टम, जितने भी उसके साइन एंड सिम्टम है रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन या जो भी आपको मिला है उसको लिस्ट आउट करना चाहिए, यानी कि नोट करना चाहिए। और उसको पेशेंट को पूछना चाहिए अभी भी कोई और कोई प्रॉब्लम है, इस तरीके से उससे बात करनी चाहिए। और उसके बाद एनी रिसेंट जो भी मेडिकल लैब टेस्ट हैं उसने जो अभी रिसेंटली करवाए हैं उनके बारे में भी उससे पूछना चाहिए और उसके रिजल्ट को भी अपने पास ले लेना चाहिए, ताकि उसको डॉक्टर आराम से देख पाए, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मिल पाए। मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री उसकी ले लेनी चाहिए, और आराम से कि कहीं उसकी कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, माइनर ऑपरेशन या मेजर ऑपरेशन, या मेडिकल हिस्ट्री में कोई ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ बीपी की मेडिकेशन, डायबिटीज़, इस तरीके से हिस्ट्री में पूछना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव डेटा को क्लियरली रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि किसी के भी समझ में आ जाए। और व्हेन वी एस्टैब्लिश गुड रैपोर विद द पेशेंट with mutual trust and understanding then we can start the physical examination with the help of the instrument। ये तो पहले इंट्रो में भी आया था कि उसके संग क्या करना है, अच्छा गुड रैपो को इस्टेब्लिश करना है पेशेंट के साथ, और उस आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए पेशेंट के और आपके बीच में, ताकि वो आपकी बात समझ पाए, आप उसकी बात समझ पाओ। और फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, वो किसकी हेल्प से, जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन के टूल्स होते हैं, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन के 4 टेक्निक भी बोलते हैं इसको, स्टेप भी बोल सकते हैं, मेथड भी बोल सकते हैं, इसके थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो इसकी कुछ निमोनिक हम देख लेते हैं। इन प्रॉपर फिजिकल असेसमेंट, ऐसे करके याद कर लिए, इन प्रॉपर फिजिकल असेसमेंट। तो यहाँ पे आई फॉर इन्फेक्शन, पी फॉर पैल्पेशन, पी फॉर परकशन, ए फॉर अस्कल्टेशन, ठीक है, IPPA, इन प्रॉपर फिजिकल असेसमेंट। तो इससे आप इन चारों को याद कर लीजिए। तो इंस्पेक्शन में क्या होता है, ये आई का यूज़ आईज पे यूज़ करेगा। अस्कल्टेशन में आपका ईयर अच्छी से, यानी कि जो आपके सेंस ऑर्गन है वो इसको आपको ऑब्जर्व करते हैं। परकशन में और पैल्पेशन में आपकी फिंगर टिप, आपके हैंड यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सक्यूज़ मी, जो फिजिकल एग्जामिनेशन में जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, यानी कि जो टूल्स होते हैं वो इस तरीके से हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके डायग्राम के साथ है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है फर्स्ट टेक्निक है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के जैसे इसके नाम से ही लग रहा है कि हमको उसके बॉडी सिस्टम को देखना है यूजिंग विज़न, हम अपने आई के थ्रू देख सकते हैं, इस स्मेल करके उसकी कोई बैड स्मेल तो नहीं है, और हियरिंग टू असिस्ट नॉर्मल कंडीशन एंड डेविएशन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है उसको हम सुन रहे हैं, यानी कि हमारे इंस्पेक्शन में जितना भी हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। असिस्ट फॉर कलर, उसको कलर देखना है, साइज़ देखना
देखना है, लोकेशन, मूवमेंट, टेक्सचर्स, सिमेट्री, ऑर्डर, साउंड, जो भी है सब कुछ इसके अंदर आता है, ठीक है। उसके बॉडी में आपको ये सब देखना है, कोई बैड स्मेल तो नहीं है, कलर चेंज तो नहीं है, इस तरीके से। फिर है पैल्पेशन। पैल्पेशन में क्या करना है, इट रिक्वायर यू टच द पेशेंट विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हैंड्स एंड यूजिंग वेरिंग डिग्री ऑफ प्रेशर। ये देखिए, आप अपने हैंड को वेरिंग डिग्री में प्रेशर में देके अपने हैंड को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ करके उसके बॉडी पार्ट को टच करके आप उससे क्या करते हैं, पैल्पेट करते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं दो टाइप से होते हैं, एक तो लाइट पैल्पेशन होगा और एक डीप पल्पेशन, जैसे नाम से ही लग रहा। तो जो लाइट पल्पेशन होता है ये किस में किया जाता है यूज़, ये जो होता है फील फॉर सरफेस एबनॉर्मलिटीज़ वाले सरफेस पे किया जाता है। जहाँ पर भी एबनॉर्मलिटीज़ लग रही है या पेन ज़्यादा बता रहा था वहाँ पे करना पड़ता है। और उसको कितना तक दबाना होता है, 1 to 2 सेंटीमीटर तक अपने फिंगर पैड की हेल्प से। जैसे ये है, फिंगर पैड की हेल्प से आप उसको 1 to 2, ये जो है ज़्यादा डीप आपको नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 1 to 2 तक सेंटीमीटर तक आप इसको डिप्रेस कर सकते हैं, यानी कि प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये पैड बना के अपने हैंड के जो फिंगर है इसको पैड की तरह यूज़ करके, ठीक है। और इसमें लाइट तरीके से इसको टच करना होगा, ज़्यादा नहीं दबाना है। और असिस्ट द टेक्सचर टेंडर, और आपको यहाँ पे क्या देखना है, कुछ हार्डनेस तो नहीं हो रही है, कुछ इसका टेक्सचर कैसा है, इसका टेम्परेचर गर्म तो नहीं है, ठंडा तो नहीं है, यानी कि टेम्परेचर चेक करना है आपको, इसकी हार्डनेस चेक करनी है आपको, ठीक है। तो ये सब होता है, कोई ग्लैंड तो नहीं है। फिर उसके बाद है डीप परकशन, सॉरी पैल्पेशन। इसमें क्या होता है, ये टेक्निक यूज़ की जाती है ये इंटरनल ऑर्गन के लिए, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, इसके लिए आप करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो होता है शाइन, शेप, टेंडरनेस, सिमेट्री और मोबिलिटी, प्रेशर ऑन द स्किन, ये इसके लिए किया जाता है कि वो सिमेट्रिकल है, मूवमेंट उसमें है या उसका टेंडरनेस है, उसके लिए किया जाएगा। और ये जो होता है 4 to 5 सेंटीमीटर तक इसको डीप में आप प्रेस कर सकते हैं। अब परकशन कैसा होता है, इसे प्लेस द मिडिल फिंगर ऑन द लेफ्ट हैंड। अब जो लेफ्ट हैंड है उसकी जो मिडिल फिंगर में आप ये देखिए, जैसे पहले आपने अपने हैंड को क्या करा, फैला के रखा फिंगर को उस पार्ट में जहाँ पे आपको परकशन ये करना है। फिर उसकी जो मिडिल फिंगर होती है उसमें आपको अपनी मिडिल फिंगर से क्या करनी होती है, दूसरे हाथ की मिडिल फिंगर से उसको टच करनी होती है, यानी कि उसको मतलब एक तरीके से डिप करना होता है, मतलब उसको टच करना होता है थोड़ा सा, ठीक है ना, मतलब मारना है उसके ऊपर एक थोड़ा थोड़ा हल्के से, ठीक है। तो ये होता है मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। और राइट हैंडेड पीपल फॉर्मली अगेंस्ट द चेस्ट वॉल, और उसमें क्या होता है, पैरेलल टू द रिब्स विद इन द इंटरकॉस्टल स्पेस। इंटरकॉस्टल स्पेस पे कर रहे हैं, जैसे चेस्ट का कर रहे हैं, तो आपको उसकी प्रॉब्लम को देखने के लिए, उसकी साउंड को सुनने के लिए, किस तरीके की साउंड आ रही है, इस तरीके से हैंड रखना है आपका। और उसके बाद आपको उसको टच करके 2-3 बार, तब आपको पता चलेगा साउंड किस तरीके की आ रही। ये जो होता है 2 तरीके से होता है, टाइप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट परकशन, ठीक है। तो जो डायरेक्ट परकशन होता है ये इसमें स्ट्राइक बोलते हैं ना, ये जो आप कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी में किया जाता है, जहाँ पर भी आप कर रहे हैं अपनी जो फिंगर टिप होती है, जैसे ये है, देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पे कर रहे हैं जैसे, तो अपनी फिंगर टिप को ये डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली यूज़ करें, या किसी भी चीज़ से अगर आप कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे हैमर भी होता है, आपने देखा होगा हैमर, तो वो भी एक तरीके से परकशन ही है, डायरेक्ट वाला परकशन है। तो इसमें क्या होता है, रबर हैमर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। कहीं आप सोचें आयरन वाला, ऐसा नहीं है। जो हैमर होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में, उसकी रिफ्लेक्सेस जिससे चेक किए जाते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जो यूज़ इन्फेंट चेस्ट, अडल्ट जो होते हैं साइनसिस, जो अडल्ट के जो होते हैं उसमें इन्फेंट के चेस्ट में इसको यूज़ किया जाता है। और अडल्ट में टेंडरनेस अगर किडनी का देखना है वहाँ पे किया जाएगा। और कुछ वाइब्रेशन को सुनने के लिए किया जाता है, ठीक है। 2-3 टाइप्स ऑफ परकशन ऑन वन पॉइंट इज नीडेड बिफोर प्रोसेसिंग टू अदर फॉर गेटिंग एक्यूरेट रीडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, एक्यूरेट रीडिंग करने के लिए जिस तरीके से ये हाथ रखा है, ये 2-3 बार उसको टैप करेंगे तो इनको क्या मिलेगा वहाँ पे, उसी पॉइंट पे थोड़ा सा इनको उसकी साउंड से पता चलेगा कि ये किस तरह क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग परकशन नीड फॉर ओबेस जो क्लाइंट होते हैं, जो ओबेस क्लाइंट होते हैं उसमें क्या करना होता है, कुछ डीप मतलब स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग करके टच, क्योंकि उनकी स्किन इतनी ज़्यादा फैट होगा कि वो ज़्यादा अच्छे से पता नहीं चल पाएगा, तो इसलिए थोड़ा स्ट्रांगली उसको परकस्ट करना पड़ेगा। और जो परकशन की जो टोन होती है वो एयर होगी तो लाउड होगा, अगर वहाँ पे एयर फुल है तो लाउड परकशन होगी, मतलब साउंड होगी, और फ्लूइड भरा है तो डल साउंड होगी, और सॉलिड एरिया है तो सॉफ्ट होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ये है ना, ये फ्लैटनेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोन है, ठीक है, क्लेविकल बोन, स्टर्नम, ये इस तरीके से आप यहाँ पे डल साउंड फील होगी जहाँ पे कोई चीज़ है, तो ये आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब है इनडायरेक्ट परकशन, तो ये वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, यानी कि ये क्या करता है, इनडायरेक्ट वाला जहाँ पे आप परकशन कर रहे हैं वेरी करेगा कि कहाँ पे परकशन कर रहे हैं, तो एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसकी साउंड और इसकी जो जो भी आपको फाइंडिंग होगी, ठीक है। ये जो होता है ये भी क्या करेंगे, परफॉर्म बाय प्लेसिंग नॉन डोमिनेंट हैंड पाम डाउन फिंगर टुगेदर ओवर CVA एंड जेंटली स्ट्राइक फिंगर ऑन डोमिनेंट हैंड। अब आपने जो ये करा है, आपने जो ये डोमिनेंट हैंड को किया है, इसके ऊपर आपको क्या करना, स्ट्राइक करना, नॉन डोमिनेंट हैंड आपने रखा और उसके बाद आपने अपने डोमिनेंट हैंड से उसको क्या करना है, स्ट्राइक करना है, तो आपको पता चलेगा कि साउंड कैसी है। जैसे कि थोरैक्स हो, फॉर एग्जांपल किडनी का भी कर सकते हैं, उससे पता चल जाएगा। थोरैक्स में मिडिल फिंगर ऑफ द डोमिनेंट हैंड, जो डोमिनेंट हैंड की मिडिल फिंगर में आपने क्या करा, स्ट्राइक करा, और द इंटर जो फ्रेंजिल जॉइंट है नॉन डोमिनेंट हैंड से उसको आपने क्या करा, स्ट्राइक करा, तो साउंड आपको पता चलेगी। उसके बाद है टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन की, कंटिन्यू करते हैं। परकशन इज़ यूज टू इवालुएट हेल्थ ऑन इंटरनल ऑर्गन। ये जो होता है इंटरनल ऑर्गन की जो उसको इवालुएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑब्जर्व करने के लिए, उसकी टेंडरनेस वगैरह, टेंडरनेस जो भी फील हो रही है, उसका टेम्परेचर, टेंडरनेस, और असिस द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड कितना है, मतलब फ्लूइड अगर कम होगा तो ज़्यादा होगा तो थोड़ी कम आवाज़ है, इस तरीके से वो साउंड से पता चल जाता है इंटरकॉस्नल, ये जो इंटरनल कैविटीज़ में, ठीक है। और इट इज़ डन टू डिटरमाइन द साइज, कंसिस्टेंसी, बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑर्गन, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि उसकी साइज़ कैसा है, जहाँ पे आप परपेट कर रहे हैं, ये परकशन कर रहे हैं, साइज़ हो गया। बॉर्डर ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन किस तरीके का काम कर रहा था, पर और प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्लूइड, वहाँ पे फ्लूइड एब्सेंस है या नहीं है उस बॉडी पार्ट में, और क्या करेगा, उसमें कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो आप अच्छे से फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि प्लेइंग अ ड्रम टाइप भी साउंड आती है उसमें, ठीक है, कुछ भी इस तरीके से वो डॉक्टर्स को उसका मालूम रहता है। या फिर जैसे जैसे आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आप इसमें क्या हो जाते हैं, स्किल आपकी बढ़ेगी तो आपको भी पता चल जाएगा। और साउंड इज़ अ साइन ऑफ टाइप ऑफ टिश्यू विद इन द, जो हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, उनके जो टिश्यूज़ होते हैं, उनके उनके जो साउंड होती है वो उस टाइप ऑफ टिश्यू से डिपेंड करती है। जैसे लंग्स साउंड होगी, वो कैसा होता है, लंग्स हॉलो होता है, तो दे आर फिल्ड विथ एयर, वो हमेशा कैसा हॉलो साउंड होगी क्योंकि वो हमेशा एयर से फिल रहता है। और बोन, जॉइंट और लीवर साउंड में कैसा रहेगा, वो सॉलिड होते हैं, तो वहाँ पे कैसा सॉलिड ऑर्गन है, तो उसी तरीके का साउंड फील होगा थोड़ा सा, ठीक है, एकदम से हॉलो वाला नहीं होगा। और एब्डोमेन साउंड होगी तो लाइक हॉलो ऑर्गन, उसमें क्या होगा, जो एयर होगी उसमें फिल्ड विद द एयर फ्लूइड और सॉलिड, तो वहाँ पे उसी तरीके की साउंड होगी, जो कि जैसे जैसे स्किल बढ़ती वैसे वैसे उनको पता चल जाता। तो अस्कल्टेशन देखते हैं लास्ट में। तो अस्कल्टेशन का मेथड मतलब होता है सुनना, यानी कि जो भी बॉडी पार्ट है उसको उसको क्या करना, बॉडी की जो साउंड है उसको सुनना ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये क्या किया जाता है, बाय द यूजिंग ऑफ स्टेथोस्कोप आप इसको सुन सकते हैं, यानी कि स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुन सकते हैं। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करते हैं, इसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो क्या करते हैं, पर्सन्स के लंग की, हार्ट की और इंटेस्टाइनल को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करने के लिए साउंड को सुनते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, नंबर, क्वालिटी, ये सब आ जाता है। इससे पता चल जाता है कि पेशेंट को किस तरीके की प्रॉब्लम है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और बच्चों आप अभी जाते जाते लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। दूसरे वीडियोज़ हम बनाते हैं जिससे आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने में हेल्प मिलती है। तो सब्सक्राइब करके जाइए जो नए व्यूवर्स हैं, और लाइक भी ज़रूर करिए। तो ओके, गुड बाय, टेक केयर।